हेलो एवरीवन। अभी तक हमने द्रव्यगुण के बेसिक कंसेप्ट्स में द्रव्यों का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर शास्त्रों में जो वर्णित है उसको देखा था। आज हम सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य वर्गीकरण देखेंगे जो कि चिकित्सा या क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वो है फार्माकोथेरेपेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्यास। चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि आचार्यों ने इस वर्गीकरण को महत्व प्रदान करते हुए अलग अलग चैप्टर्स में वर्णन किया है। जैसे आचार्य चरक ने सूत्र स्थान चैप्टर 4 षड विरेचना शताश्रुति अध्याय में, आचार्य सुश्रुत ने चैप्टर 38 द्रव्य संग्रहणी अध्याय में तथा संग्रहकार ने चैप्टर 15 महाकषाय संग्रह अध्याय और चैप्टर 16 विविध गण संग्रह अध्याय में द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण किया है। एक्चुअली आचार्य वाग्भट ने चरक एवं सुश्रुत दोनों को फॉलो किया है। इसके अतिरिक्त वाग्भट ने पंचकर्म में उपयोगी औषध द्रव्यों का अलग से वर्णन शोधन आदि गण संग्रह अध्याय में भी किया है। इस प्रकार द्रव्यों का कर्मानुसार वर्गीकरण अत्यंत विशद और वैज्ञानिक रूप में मिलता है। शरीर के प्रत्येक संस्थान पर होने वाले कर्मों का अध्ययन कर उनके अनुसार द्रव्यों को विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है। एक औषध द्रव्य के विभिन्न कर्मों का अध्ययन तो किया ही गया है, साथ ही विभिन्न औषध द्रव्यों को किसी सामान्य कर्म के आधार पर एक वर्ग में भी व्यवस्थित किया गया है। आचार्य ने 50 महाकषाय में 500 कषायों यानी द्रव्यों का वर्णन किया है। इन महाकषायों में आचार्य चरक ने नवीन द्रव्यों के समायोजन का भी मार्ग बताया है। इसके लिए उन्होंने कहा कि यह वर्गीकरण एक मार्गदर्शन है। हम इसमें समयानुसार कुछ द्रव्यों को ऐड भी कर सकते हैं तथा कुछ को निकाल भी सकते हैं। इस समय जो द्रव्य उपलब्ध न हो उन्हें हम निकाल भी सकते हैं। और उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, मंदानाम व्यवहाराय बुधानाम बुद्धि वृद्धे। अतः कर्मों के अनुसार वर्गों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है और एक एक वर्ग के द्रव्यों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। क्योंकि चरक संहिता में ऐसा वर्णन है कि वैज्ञानिक पद्धति से अन्य अज्ञात द्रव्यों या वर्गों का निर्माण बुद्धिमान लोग कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने 37 गणों में द्रव्यों को वर्गीकृत किया। चरक व सुश्रुत के वर्गीकरण में मूलतः कोई भेद नहीं है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि चरक ने वर्गों का नाम कर्मों के अनुसार रखा है और सुश्रुत ने मुख्य द्रव्य के अनुसार, जैसे जीवनीय कर्म करने वाले द्रव्यों के वर्ग का नाम आचार्य चरक ने कर्म के अनुसार जीवनी दिया और सुश्रुत ने मुख्य द्रव्य काकोली के अनुसार उसे काकोल्यादि कहा। परंतु अष्टांग संग्रहकार ने चरक व सुश्रुत दोनों की शैलियों को अपनाया है। चरक के अनुसार इन्होंने महाकषाय का वर्णन करते हुए 45 महाकषाय तथा 450 कषायों अर्थात द्रव्यों का वर्णन किया है तथा सुश्रुत की शैली को अपनाते हुए 37 में से 25 वर्गों का वर्णन किया। सुश्रुतोक्त अनेक वर्गों को इन्होंने छोड़ भी दिया है, जैसे उत्पलादि, लाक्षादि एवं त्रप्वादि। कुछ गणों के इन्होंने नाम भी परिवर्तित कर दिए, जैसे विदारी गंधादि के स्थल पर विदार्यादि तथा सालसार आदि की जगह पर असनादि नाम दिया और काकोल्यादि का नाम इन्होंने पद्मक आदि किया। नए वर्ग भी इन्होंने शामिल किए हैं, जैसे वत्सक आदि। चरक ने 50 महाकषाय और सुश्रुत के गणों की लिस्ट If we see
the groups of Mahakashaya. Groups may be understood broadly as acting on different systems. For example, Deepni, Bhedni, Triptigna, Arshogna, Vamnopag, Virechnopag, Purish Sangrahani, Purish Viranjani, Chhardi Nigrahan, Krimigna, and Shul Prashman on gastrointestinal tract. Kanth, Kansar, Shwasar on respiratory system. Shukrajanan, Shukrashodhan, Prajasthapan, Mutra Sangrahani, Mutra Viranjani, Mutra Virechni on genito-urinary system. Kusthagn and Kandugn and Udard Prashman on skin. Shoditasthapan on blood, Vedana Sthapan and Sangya Sansthapan on nervous system. Jivani and Balya, Lekhni on general metabolism. In addition to this, Sandhani, Shramhar, Daha Prashman, Sheet Prashman, Angmard Prashman, and Jwaragn. These groups are also mentioned, which may be included under any system as per need.